ये बैकबोन है और चूँकि नियोटीन्स को या बच्चे को चेस्ट के फ्लो से ही देखते हैं कि इसमें कहाँ पे मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या ब्रोंचाइटिस अस्थमा वगैरह तो नहीं है, इसी से पता चलता है। ऐसे डॉक्टर तो उसके बाद फिर अपना ऑब्जर्वेशन होता है। देखिए ये आला जो है ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है, और एक डॉक्टर का पहचान एक आला से ही होता है। अगर आला लगाकर कोई अच्छा, जब एक बच्चे का माता पिता मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सीरियस मूड में आते हैं, एक हॉस्पिटल में आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी इनको उपचार कीजिए, उस समय आप हैंडल कैसे करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को, कैसे हैंडल करते हैं आप? बॉडी एक सब्जेक्ट है। डॉक्टर्स के लिए हमेशा बॉडी ही होता है, वो सब्जेक्ट ही होता है। डॉक्टर्स के लिए हमेशा एक बॉडी होता है, उसके परिजन क्या हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देती। सच्चाई यही है। हमारा काम, हमारा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट, और पेशेंट क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटी है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, उसी पे हम काम करते हैं। मैं बच्चे में ही मशगूल रहता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो मेरा परफेक्शन है वो चर्म रोग पे भी है, दम्मा रोग से भी है। दम्मा का तो इतना अचूक मेडिसिन वगैरह हम लिखते हैं ताकि बहुत कम दिनों में बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाता होता है। जो आँख के नीचे जैसे डार्कनेस वगैरह आने लगा तो इसको मिलाज्मा कहते हैं। मिलाज्मा क्या होता है ना कि डार्कनेस की वजह से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है सूरज का, और वो हम हमारे आँखों को ना ठीक से हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और सब जगह तो हम ठीक से क्रीम व्रीम लगा कर। बालों का झड़ना मेन लैसिस की वजह से होता है। अच्छा, एक तो वीक हार्मोन्स के कारण से बाल झड़ता है, दूसरा लैसिस के कारण से झड़ता है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनका बाल झड़ना चालू हो जाता है, और ड्यू टू लैसिस। मतलब थेरेपी मशीन, बेसिकली फोटोथेरेपी मशीन क्या होता है, किसी बच्चे में जॉन्डिस का शिकायत है या बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस दरमियान में फोटोथेरेपी के थ्रू हम उसको ऐसे लाइट प्रोटेक्शन के थ्रू गुजारते हैं। देश को स्वस्थ रखने में एक आदर्श डॉक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नमस्कार, मैं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत एसएच भारत देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए डॉक्टर अमर कुमार है। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका एसएच भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे, एक डॉक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, एक डॉक्टर का काम क्या होता है? देखिए, डॉक्टर का जो मेन उद्देश्य है वो लोगों की सेवा करना और रोगी को निरोग करना, बस यही है। और इसके एवज़ में कुछ इसके लिए सरकारी नौकरी जाते हैं, मतलब कुछ लोग प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हैं, कुछ लोग सर्जरी करते हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य, इनका रोल यही है कि किसी तरह देश को स्वस्थ किया जाए। इस रोगी को, जितने भी रोग हैं उससे कैसे निजात मिले रोगी को, इससे निजात दिलाने का काम करते हैं चिकित्सक। अभी इस वक्त हम वैशाली की धरती महुआ में उपस्थित हैं, और हमारे साथ अभी आर्य समाज क्लिनिक के डॉक्टर अमर कुमार बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, छाती रोग विशेषज्ञ हैं, और दम्मा रोगियों का भी ये इलाज करते हैं बखूबी तौर पे। डॉक्टर साहब, आर्य समाज क्लिनिक में कौन कौन से बीमारियों का उपचार किया जाता है? एक्चुअली मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बच्चे का है, और ज़्यादातर मैं बच्चे में ही मशगूल रहता हूँ, लेकिन इसके अलावा जो मेरा परफेक्शन है वो चर्म रोग पे भी है, दम्मा रोग से भी है। दम्मा का तो इतना अचूक मेडिसिन वगैरह हम लिखते हैं ताकि बहुत कम दिनों में बहुत जल्दी वो स्वस्थ हो जाते हैं। और चर्म रोग के बारे में मैं क्या बताऊं, आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन चर्म रोग एक तरह से फंगस इन्फेक्शन है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ा है, और उस पर फिर बारीक अध्ययन करके जब किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देना मैंने चालू किया तो देखा कि काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें अपने आप से ऐसा लग रहा था कि नहीं, चर्म रोग के बारे में भी हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो बच्चा के अलावा दम्मा रोग और चर्म रोग, इस पे मेरा विशेष रूप से स्पेशलाइजेशन है, विशेष रूप से जो मेरा परफेक्शन है वो है। आँख के नीचे जो काला हो जाता है, फुंसी हो जाता है,
खुजली होते हैं, ये सब फुंसी होने का ये सब क्या reason देखिए क्या कुछ है? तो मिलाजमा होता है, जो आँख के नीचे जैसे डार्कनेस वगैरह आने हाँ, लगा हाँ। तो इसको मिलाजमा कहते हैं। मिलाजमा क्या होता है ना कि डार्कनेस की वजह से, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है सूरज का, और वो हम हमारे आँखों को ना ठीक से हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, और सब जगह तो हम ठीक से क्रीम व्रीम लगा करके पूरी तरह से क्लीन करके रखते हैं, लेकिन आँख के पास क्रीम या कुछ तरह से क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो वो डार्कनेस रह जाता है। तो इसलिए वो ना मिलाजमा जो है वो लोगों में आजकल जो चलन है कि ज़्यादातर डार्कनेस वगैरह आने लगा है। और फंगस जो होता है, और जितने भी जो छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती हैं फंगल इन्फेक्शन का, फंगस कैसे पकड़ता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये लीजिए कि जो भी गीला सरफेस है, अगर किसी सरफेस को बहुत ज़्यादा देर तक हर दिन गीला किया जाए और गीला रहता है वो ज़्यादा देर तक, तो उस पर फंगस पकड़ना चालू हो जाता है। जैसे अगर नल को खोल दीजिए और पानी कहीं से पास कर रहा है, तो पता चलेगा ना कि अगर डेली वो पास कर रहा है वहाँ से और उसको साफ़ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे फंगस पकड़ लेता है, मतलब काई जमा हो जाता है, तो उसी को फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, उसी को चर्म रोग कहते हैं। तो जब फंगस पकड़ लेता है तो वो फंगस इतना स्ट्रांग होता है, देखते हैं कि मिट्टी के अंदर भी वो पकड़ लेता है, तो पूरा मिट्टी हटाना पड़ता है। तो शरीर के अंदर में भी यही है, शरीर के अंदर में तो और सेल्स हैं, जैसे ही वो फंगस पकड़ता है तो शरीर का जो सेल्स है ना उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा उसको नाखून से खुरेसते हैं कि ये निकल जाए, लेकिन निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो उसके सेल ना कस के जकड़ लिया है। तो इस दरमियान में अच्छा, इन सारी समस्याओं का समाधान क्या होता है? हाँ, इसके लिए फिर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे सप्रेसिव मेडिसिन्स होते हैं जिसके बदौलत वो जितने भी फंगस है ना वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। उस सेल्स पे काम करने की ज़रूरत होती है, जो डैमेज सेल्स है, डैमेज सेल्स पे काम करने की ज़रूरत होती है, और तब जाके वो फिर फंगस इम्प्रूव्ड हो जाता है। इसमें लगते हैं टाइम, किसी को 14 दिन लगते हैं, किसी को 3 सप्ताह में ठीक हो जाता है, किसी को 1 महीना में, किसी को 3 महीना में। वो टाइप ऑफ फंगस डिपेंड। बालों का झड़ना भी इसी में आता है? बालों का झड़ना मेन लैसिस की वजह से होता है। अच्छा, एक तो वीक हार्मोन्स के कारण से बाल झड़ता है, दूसरा लैसिस के कारण से झड़ता है। ज़्यादातर जो महिलाएं हैं उनका बाल झड़ना चालू हो जाता है, और ड्यू टू लैसिस, मतलब उसमें भी फंगस पकड़ता है। और लैसिस जो फंगस है, उस लैसिस को अगर हटा देते हैं तो फंगस खत्म हो जाता है, उनका बालों का झड़ना बंद हो जाता है। तो और जो वीक हार्मोन्स है, तो जो वीक हार्मोन्स है उस हार्मोन्स को तो और एक्टिव करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह दे करके उसको एक्टिव कर देते हैं, और फिर वो फंगस को हटा देते हैं। अच्छा, ऐसा आम तौर पे कहा जाता है, अमूमन आप सुनते भी होंगे, हम लोग भी देखते रहते हैं कि कहा जाता है कि पूर्वजों से जो चलता आया है, अगर किसी के पापा का बाल झड़ा है तो उनके बेटा का भी वो बाल कभी झड़ने लग जाता है। ये सत्य है? बिल्कुल जेनेटिक होता है, हार्मोन के कारण हार्मोन्स के कारण होता है। अच्छा। क्योंकि हमारे पूरे डीएनए में वही डीएनए तो चलता आ रहा है। अब आम है, मालदा आम का जो बीज है वो कहीं भी आप रोप दीजिए वो मालदा आम ही आएगा, बिल्कुल। वो सीपिया तो बनेगा नहीं। हाँ। उसी तरह से ये जो हार्मोन्स है, जो डीएनए का जो वीक है, जो वीक डीएनए है, कमज़ोर डीएनए है, तो फिर कमज़ोर डीएनए ही आएगा। अगर स्ट्रांग डीएनए है तो फिर स्ट्रांग डीएनए आएगा। तो उसी तरह से ये हार्मोन्स अनबैलेंस्ड का ही फार्मूला है, और कुछ नहीं। एक डॉक्टर की पहचान एक आला से ही होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसके बारे में? देखिए, ये तो हमारा सवाल छोटा ज़रूर है, लेकिन बहुत ही ये बैकबोन है। और चूँकि नियोटीन्स को या बच्चे को चेस्ट के फ्लो से ही देखते हैं कि इसमें कहाँ पे मतलब कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या ब्रोंचाइटिस, अस्थमा वगैरह तो नहीं है, इसी से पता चलता है। ऐसे डॉक्टर तो उसके बाद फिर अपना ऑब्जर्वेशन होता है। देखिए, ये आला जो है ना, डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है, और एक डॉक्टर का पहचान एक आला से ही होता है। अगर आला लगाकर कोई डॉक्टर अगर चल दिए किसी हॉस्पिटल में तो समझ जाता है मरीज, या उनके साथ जो आए रहते हैं परिवारजन, वो समझ जाते हैं डॉक्टर साहब आ चुके हैं। डॉक्टर साहब देखिए यहीं पे बैठते हैं, और देखिए ये वजन मशीन है, और देख रहे हैं मतलब डिफरेंट टाइप का जो बायोलॉजिकल जो पिक्चर है वो लगाए हुए हैं। इनका बुकलेट देख लीजिए यहाँ पे, मतलब एक तरह से डॉक्टर अमर कुमार MBBS हैं। और देखिए मैप भी, अच्छा मैप वगैरह लगाने का क्या कारण है डॉक्टर? मेरा एक पैशन है घूमने का भी, तो इसलिए हमने ये मैप लगा के रखा है कि बहुत ही बिजी शेड्यूल्ड में बस 2-4 दिन का टाइम निकाल लेते हैं। अच्छा। और उस 2-4 दिन का जो टाइम होता है वो फुल फैमिली को देते हैं। और इस दरमियान ये मैप इसलिए लगाया है कि प्लानिंग करते हैं कि कहाँ पे कैसे क्या होता है, और इससे थोड़ा नॉलेज भी बढ़ती है।
दरअसल और ये वर्ल्ड का मैप मैंने इसलिए लगाया क्योंकि अभी यूक्रेन पे जो हमला हो गया रसिया के थ्रू, तो मैं जानना चाहा कि ये यूक्रेन है कहाँ, तो फिर उसके लिए वर्ल्ड का मैप हमने लगा दिया यहाँ पर। देखिए डॉक्टर साहब का, देखिए ये मैप इसलिए लगाए हुए हैं ताकि ये देश दुनिया को समझ सके, देश दुनिया के बारे में जान सके और क्या हलचल है उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए डॉक्टर साहब देखिए रोगियों का उपचार के अलावे जो है मतलब जब जब इनको समय मिलता है तब वो पढ़ते रहते हैं। अच्छा, इनसे नाता है क्या इतिहास से? इतिहास से नाता नहीं, एक्चुअली पढ़ने का आदी हो गया है। अच्छा, तो कुछ नहीं मिला तो खाली टाइम में पढ़ते रहते हैं। हम आज भी कम से कम 2 से 3 घंटा पढ़ते रहते हैं। सुबह उठते हैं तो किताब लेकर के उठते हैं और कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। जैसे ही टाइम मिलता है तो हम ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करते, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करते और हम पढ़ते हैं और इसका मुझे रिजल्ट मिलता भी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, ये कौन सा मशीन है, क्या नाम है इसका? इंक्यूबलेटर है, इसको शॉर्ट फॉर्म में वार्मर भी कहते हैं। अच्छा, ये वार्मर है, ये जिसमें हाँ ये वाला वार्मर है जिसमें इस मशीन का नाम क्या है? इंक्यूबलेटर इसको कहते हैं। अच्छा, इंक्यूबलेटर मेडिकल टर्म में इंक्यूबलेटर्स कहते हैं, ऐसे जनरल भाषा में वार्मर कहते हैं। ठीक है। जैसे बच्चे कोई बच्चा ना प्री मैच्योर्ड पैदा हो गया और उसको इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा गर्म रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम उसको रख करके और फिर वो और भी मशीन है, हाँ अच्छा, इसमें रख करके फिर ये लाइट के थ्रू इसको वार्म करते हैं, इसको बॉडी को उसके गर्म रखने का काम करते हैं इस इंक्यूबलेटर के थ्रू। और ये फोटोथेरेपी मशीन है। बेसिकली फोटोथेरेपी मशीन क्या होता है, किसी बच्चे में जॉन्डिस का शिकायत है या बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस दरमियान में फ़ोटोथेरेपी के थ्रू हम उसको ऐसे लाइट प्रोटेक्शन के थ्रू गुजारते हैं ताकि वो बच्चे में वो रिकवर हो सके, बहुत जल्दी रिकवर हो सके और उसका ग्रोथ थोड़ा शरीर का ग्रोथ थोड़ा आ पाए। ये कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट वार्मर है। अच्छा, वार्मर जो काम क्या है? मतलब लाइट देता है और गर्म रखता है। अच्छा, गर्म रखता है बच्चे को, नीचे बच्चे को गर्म रखता है और टेम्परेचर वगैरह सारा मेंटेन करता है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा। और ये मीटर शो करता है किस चीज़ का? ये मॉनिटर है एक्चुअली। अच्छा, मॉनिटर है। अच्छा। मॉनिटर का काम होता है मतलब हमेशा उसको मॉनिटर करके रखना। अच्छा, कि इसका हार्ट बीट कैसा चल रहा है। हाँ, बिल्कुल इसका ऑक्सीजन लेवल कैसा चल रहा है, इसका मतलब मीटर के थ्रू आप देखते रहते हैं कि हाँ कितना है, लो तो नहीं है, डाउन तो नहीं है, अप तो नहीं है। बिल्कुल, ये सारा कुछ मॉनिटर करते रहते हैं। अच्छा। ताकि बच्चे में किसी तरह के कोई मतलब एक्टिविटीज़ अगर होती है तो तुरंत हमें पता चल जाता है मॉनिटर से कि बच्चा अभी मतलब कंफर्टेबल है या अनकंफर्टेबल। अच्छा, ये ऐसे ही ट्रे वगैरह है जिसमें कुछ सामान वगैरह रखने के लिए इसी बच्चे का। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि एक बच्चे का इलाज करना बहुत ही कठिन होता है। बिल्कुल, बच्चा बोल कैसे नहीं करते सकता हैं? बच्चा बोल नहीं सकता है, आपको ऑब्जर्व करना होता है। एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है, जो पेशेंट बोल रहा है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सियाना जितने भी पेशेंट हैं, एडल्ट जितने भी पेशेंट हैं, उनमें तो हमें सब्जेक्टिव पता चल जाता है। वो बोलते हैं कि हमें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद हमारा काम आता है ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जर्व करना। तो हम उसको ऑब्जर्व करके फिर उसको इलाज करते हैं। लेकिन एक बच्चे में ना सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता, वो बोल नहीं सकता। उसकी माँ आती है और अगर नाक भी जाम है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो बहुत छटपटा रहा है, तो उसकी माँ बोलेगी पेट में दर्द है। तो हमें वो देखना पड़ता है कि इसका हार्ट बीट कैसा चल रहा है, कहीं अस्थमा तो नहीं है, कहीं एलर्जिक कफ तो नहीं है, तो कहीं फीवर तो नहीं है, बच्चा किससे लड़ रहा है। फिर उसको फाइंड आउट करके तब उसको ऑब्जर्व करके, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जर्व करके उसके बाद फिर मेडिसिन देते हैं। और मेडिसिन देने के बाद फिर उसको उसके डोज के हिसाब से मेडिसिन देते हैं ताकि वो रिकवर हो जाता है। अच्छा, जब एक बच्चे का माता पिता मतलब बहुत ही ज़्यादा वो सीरियस मूड में आते हैं, एक हॉस्पिटल में आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी इनको उपचार कीजिए, उस समय आप हैंडल कैसे करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन को? कैसे हैंडल करते हैं आप? बॉडी एक सब्जेक्ट है। डॉक्टर्स के लिए हमेशा बॉडी ही होता है, वो सब्जेक्ट ही होता है। डॉक्टर्स के लिए हमेशा एक बॉडी होता है। उसके परिजन क्या हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं देती। सच्चाई यही है। हमारा काम, हमारा फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ वो पेशेंट, और पेशेंट क्या कर रहा है, उसकी क्या एक्टिविटी है, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें, उसी पे हम काम करते हैं। पेशेंट के जो माता पिता क्या बोल रहे हैं उस पर हम कम ध्यान देते हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यही कारण है कि एक सीरियस से सीरियस पेशेंट भी डॉक्टर रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि वो थिंक ऑब्जर्व ऐसा ही करते हैं।
अपने सब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं कि इसको कौन से फंक्शंस में कहाँ पे डिस्टर्ब है। हाँ, देखिए डॉक्टर अमर कुमार बच्चों के डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं। अच्छा, छाती का जो रोग से ग्रसित होते हैं जो लोग, उनका उपचार कैसे करते हैं? देखिए, अस्थमा एक बीमारी है, इसको बोलते हैं जैसे लंग्स में इन्फेक्शन फैल जाना। आप नॉर्मल भाषा में ये है कि हमारा लंग्स का काम क्या होता है, हवा को छानना। जैसे आप सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा क्या करता है, हवा को छान करके हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई देता है, और सप्लाई देने के बाद हमारा बॉडी मूव करना चालू हो जाता है। लेकिन अगर ये छन्ना जो हवा छानने वाला है ये बहुत गंदा हो जाए, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे इंटॉक्सिकेटेड पार्टिकल्स जमा हो जाएं तो जो हवा छान ही नहीं पाए, तो आप कस के सांस लेंगे, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए ऑक्सीजन। आप कस के सांस लेंगे, इस तरह से सांस लेंगे आप, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप इस तरह का सांस लेते हैं तो आप इसी को दम्मा कहते हैं, वो दम मार रहा है, बहुत ज़्यादा दम मार रहा है। तो हम उस पे ऑब्जर्व करते हैं कि इसका जो फिल्ट्रेशन पावर है, इसका जो लंग्स है, वो कैसे क्योर हो पाएगा, उसको कैसे हम ट्रीट कर पाते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही हम उसका मेडिसिन चलाते हैं, उस टाइप का उस ग्रुप के जितने भी मेडिसिन होते हैं, वो अगर जैसे ही चलाते हैं ना तो वो ठीक हो जाते हैं। तो वो प्रॉपर ढंग से ठीक तो नहीं हो पाते हैं, उसके लिए तो अलग से फिर जांच वगैरह करवानी पड़ती है कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। लेकिन इमीडिएट राहत उनको ज़रूर मिलती है। और अगर कुछ दिन तक मेडिसिन खाते हैं लगातार, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 9 महीना, अगर ये लगातार मेडिसिन खाते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर, आपके मैं व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहूँगा। बेसिकली सफ़र कैसे शुरुआत हुआ? दरअसल गांव के ही है, और मैट्रिक हमने यहीं से किया, वैशाली से ही, श्यामले नगी जोगिंद्र प्रसाद उच्च विद्यालय से, गांव से ही, प्रॉपर गांव से। फिर अक्षयवट कॉलेज में हमने आके एडमिशन कराया। अच्छा। यहाँ से इंटरमीडिएट पास किया। फिर यहाँ से बहुत लिमिटेड संसाधनों के बीच में पापा से बहुत कुछ बोल के कि ट्यूशन पढ़ा लेंगे, लेकिन हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाए तो पापा बोले क्या करना है, तो हम बोले कि अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है, लेकिन जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो शुरू में इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगे हम। तो फिर बाद में हमने देखा कि इंजीनियरिंग में तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है, कुछ लूप्स होल्स। फिर हम मेडिकल की तरफ आए। जैसे ही मेडिकल की तरफ आए तो मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर MBBS किए 2010 में, और फिर DPM 2014 में किए। उसके बाद 2014 में 2 साल ऑलरेडी हम प्रैक्टिस में थे दिल्ली में। लेकिन मदर फादर हम 2 भाई हैं, तो एक भाई ऑलरेडी सेटल्ड है, वो भी दरभंगा मेडिकल कॉलेज से MBBS करके सेटल्ड हो गया CRPF में एज ए मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे मम्मी पापा को देखने के लिए कोई नहीं था, तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम घर चलते हैं। तो फिर यहाँ पे आके सेटअप बैठा है 2016 में। तो 2016 से अपने ही लोगों के बीच में अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर के ऑफिस का जो बीमारियों का उपचार का जो श्रृंगार है, इस ऑफिस को देखकर आप समझ गए होंगे। एक तरफ मशीन, एक तरफ देख रहे हैं आप रोगियों का उपचार के लिए बेड वहाँ पे हैंडल किया जाता है, वहाँ पे वचन है, वहाँ पे बुकलेट है, और जगह जगह संसार का मतलब मैपीकरण यहीं से करते रहते हैं डॉक्टर साहब। जरा इनका पूरा क्लियरफाई कीजिएगा, कैसे क्या यहाँ पे व्यवस्था? दरअसल एक्चुअली हम तो यहाँ पे देखते हैं जी। यहाँ पे पेशेंट को ऑब्जर्व कराते हैं आप बैठ करके, और फिर अगर नियोटीन से छोटा बच्चा है तो इस पे वेट करते हैं उसको। अच्छा, इस पे वेट करते हैं इस मशीन पे। हाँ। और वेट करके उसका फिर हमें निकालना होता है कितना वेट है, उसके हिसाब से डोज देना पड़ता है मेडिसिन का। ये एक्चुअली कुछ ऐसे ज़रूरी कागजात हैं जिसको हम पढ़ते रहते हैं। कुछ बुक्स वगैरह हैं, प्रिंटर है, लैपटॉप है, जो हमारे काम की चीज़ हैं, वो उन सबको इसमें रखते हैं। और यहाँ पे कोई एडल्ट पेशेंट आता है तो फिर इस पे लेटा करके उसको चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं अच्छी तरह से। और फिर एग्जामिन करने के बाद ये अपना फिर मेडिसिन वगैरह देते हैं। एक एडल्ट के लिए जो वेट मशीन है वो यहाँ है। इस पे भी वजन? हाँ, इस पे नहीं, बच्चे भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। ये एक्चुअली नेबुलाइजर है ये। हाँ, अच्छा। नेबुलाइजर है जो बच्चे के लिए भाप लगाने का काम आता है। किसी बच्चे का नेजल कंजेशन वगैरह हो गया, नेजल कंजेशन हो गया, तो उसको क्लियर करने के लिए वो यूज़ करते हैं। फिर ये BP मशीन वगैरह है। इस मशीन के बारे में हमने बताया ही कि इनके लेटर है। और आपके वो भाई साहब हैं क्या?
हाँ, ये हमारे भाई साहब हैं। जरा फोकस कीजिए इन पे। दरअसल ये सीआरपीएफ में हैं अभी, अच्छा। डिप्टी कमांडेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर। क्या बात है, वाह। और अच्छा भाई चले गए प्रशासनिक विभाग में, आप डॉक्टर, हाँ। कैसे हुआ ये सब? पापा, आपके पिताजी क्या चाहते थे? दरअसल पिताजी चाहते थे पढ़ लिख ले, अच्छा, दोनों पढ़ पढ़े। लिख ले। उन्होंने कभी नहीं नो सोचा डाउट, एक पिताजी का ख्वाहिश भी पूरा हो चुका होगा, बिल्कुल, पढ़ लिख लें। बिल्कुल। दरअसल उन्होंने और उनको कभी विश्वास भी नहीं था कि हम लोग इस तरह से होंगे, और अच्छा। एक जनरेशन चेंज टाइप का लगता है, जैसे हमने जनरेशन चेंज हो गया हो, और अब हम लोगों की जो थिंकिंग है वो और ज़्यादा सेवा करने के लिए मतलब आते हैं कि अभी तो इतना करके इतना सेवा कर रहे हैं, और सेवा करें लोगों की, जितना हो सके उतना सेवा करें। और इसलिए हमने फ़ीस भी मात्र 100 रुपया रखा है। अच्छा, सिर्फ 100 रुपये फ़ीस रखा है ताकि सस्ते रेट में इलाज हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें यहाँ पे। और इसमें हमने एक चीज़ और किया कि चूँकि हम अपने ही लोकेलिटी में हैं, अपने ही इर्द गिर्द में हमारा गांव भी है, हम सारे यहीं पे हैं, तो हमने एक और फैसिलिटी दिया कि वैसे पेशेंट, वैसे लोग जो 100 रुपया भी नहीं दे सकते, वो हमारे यहाँ बुधवार के दिन आकर के फ्री दिखा सके। बुधवार को फ्री? मतलब बुधवार को हम एक भी पैसा नहीं लेते, अपना चार्ज नहीं लेते। जो मेडिसिन का थोड़ा बहुत चार्ज होता है वो थोड़ा बहुत उनको देना पड़ता है। अब तो बुधवार को लाइन लगी रहेगी आपकी। अच्छा, देखिए, हम तो चाहते हैं कि लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ईश्वर ने हमें जितनी भी ज़िंदगी दी है, ऑलमोस्ट और भी जितना ज़िंदगी मेरा बचा हुआ है और जितने ज़िंदगी रहेंगे। अच्छा, बुधवार के दिन कौन कौन से बीमारियों का इलाज करते हैं? सब चीज़ अच्छा। उनके ऊपर है कि वो एक चर्म रोग हो गया, दम्मा हो गया, हाँ, बच्चे और और जनरल फिजिशियन के तौर पे जितने भी इलाज होते हैं, ओवरऑल सारा इलाज। अच्छा, तो वो आकर के हमसे इलाज करवा सकते हैं। उस दिन फीस नहीं लगता, बुधवार के दिन एक भी फीस नहीं लगता, और वो चाहे तो इलाज करवा के जा मतलब सकते सारी बीमारियों का उपचार उस दिन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा? कोई चार्ज नहीं लगता। और इवन कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, काफ़ी सारे ऐसे जाते हैं हम जहाँ पे जांच वगैरह बहुत ज़्यादा लिखा जाता है, तो हम उनको इतना श्योर करना चाहते हैं कि हम जांच भी जब बहुत ज़रूरत होता है तब लिखते हैं। अच्छा, नहीं तो नहीं लिखते, कोशिश करते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाए। हाँ। ताकि एक पब्लिक सर्वेंट एक डॉक्टर्स के पास आए हैं तो उसको ऑब्जर्व करते हैं अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं, अच्छी तरह से उनकी बात अंदर से निकालते हैं। उसके बाद जो भी होता है वो अच्छी मेडिसिन दे करके उनको भेजते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए आप, एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए? पहले तो देखिए, हर एक सेगमेंट के लिए हर एक चीज़ है। जब मौसम चेंज करेगा तो बीमार, तो अगर इम्यूनिटी उनकी अच्छी नहीं है तो वो बीमार पड़ेंगे। लेकिन अगर कहेंगे कि कैसे ठीक रहेंगे, तो अपनी इम्यूनिटी को बदलने की कोशिश कीजिए। अपनी इम्यूनिटी को बदलने के लिए ना आपको टाइम पे खाना पड़ेगा। सवेरे लेट ना खाएं। जब भी उठें सवेरे सवेरे, जैसे सूर्योदय होता है ना, तो हमारा जो पाचन रस है ना वो एक्टिव हो जाता है। तो सवेरे सवेरे लेट ना करें खाने में। सुबह 7 बजे 7:30 बजे कुछ ना कुछ खा लें, कुछ नहीं हो तो मार पी लें, लेकिन सत्तू पी लें, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर खा लें, ताकि आपकी जो मैक्सिमम जो बीमारी है ना उसी से होता है। दूसरा, इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस करें। इम्यूनिटी के लिए हरे फल, हरे सब्जी, ये सब चीज़ ज़्यादा यूज़ करें। वैसा फ्रूट्स जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, ये ज़्यादा खाएं। उससे हमारे बॉडी में ना एक तरह से एनर्जी डेवलप होती है और बहुत सारे बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है। और शरीर को स्वस्थ रखें, मतलब ऐसा नहीं कि चिपचिपा रखें, मतलब स्वस्थ रखें, एकदम फ्रेश रहें। कोई भी काम करते हो एकदम फ्रेश होकर करिए। अगर आप कुछ भी काम करते हैं ना, बॉडी को पूरा एकदम फ्रेश रखिए, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर इम्यूनिटी, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह लेते रहते हैं खाने पीने में, तो कोई बीमारी नहीं होगी। और हम नहीं चाहेंगे कि आप बीमार हो। आप जितना ज़्यादा स्वस्थ रहें, ये हमारी कामना है, और इसलिए हम सेवा करते हैं। अच्छा डॉक्टर अमर कुमार, एसएच भारत के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देशहित और जनहित के लिए आगे आपकी क्या रणनीति है, क्या माइंडसेट है? देखिए, हमारा जो माइंड सेट है वो यही है कि यहाँ पे एक बेहतर चिकित्सा की जो सुविधा है वो हम प्रोवाइड करा सकें इनको। और जो भी पेशेंट हैं इनके लिए हम सुबह से ही अवेलेबल रहते हैं, सुबह 6 बजे से ही अवेलेबल हो जाते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप आएंगे तो आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप जिस टाइम पे आएंगे उसी टाइम पे हम देख लेंगे। लेकिन कोशिश करिएगा कि हम थोड़ा सोएं
रात में अगर नहीं सोएंगे तो फिर सुबह में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, पता चला हम ही बीमार हो गए। अच्छा। तो कोशिश करेंगे कि जो भी हो 9 बजे से पहले, रात में 9 बजे से पहले, और सुबह आप आ जाइए 6 बजे, हम रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे। आप अगर हम सोए भी रहेंगे तो आप बोलिएगा कि ज़रा उठा दीजिए, तो हम उठ के आ जाएंगे, आपको देख लेंगे। लेकिन तो यही मेरा संदेश है कि ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की सेवा करना है और सस्ते रेट में सेवा करना है। तो और बाकी आप लोग स्वस्थ रहें और देखते रहें एसएच भारत। एसएच भारत से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी तमाम बीमारियों का उपचार डॉक्टर अमर कुमार के पास। तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अमर कुमार, जो बच्चों का डॉक्टर हैं, जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर यानी भगवान का रूप। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अमर कुमार बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदर्श सिंह राजपूत, महुआ, वैशाली, एसएच भारत।